हेलो बच्चों, हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पिछले वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं और आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला महत्व, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो पहला यह जो है विशिष्ट महत्व सामने आया जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्साह का संचार किया तथा उनमें आंदोलन के लिए संघर्ष का उत्साह पैदा किया, जो कि आगामी आंदोलनों जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई दिया। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि इस आंदोलन में प्रथम बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो महिलाओं की राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता बढ़ी। कांग्रेस को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ, जो अभी तक मध्यम वर्ग तक ही सीमित थी। कांग्रेस अब जन जन की पार्टी बन गई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखने में कांग्रेस को शक्ति एवं ऊर्जा मिली। दूसरा महत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह था बच्चों की आंदोलन की तीव्रता एवं व्यापक जन सक्रियता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जनता का विरोध विस्तृत एवं प्रबल कर दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी होते ही आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया था। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोग जेलों को तीर्थ समझ करके स्वयं गिरफ्तारियां दे रहे थे। यह स्थिति हमारे देश की हो गई थी बच्चों। उस समय संपूर्ण देश में जुलूस निकाले जा रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी और बम्बई, पूना, कलकत्ता में विराट जुलूस निकाले गए थे। कलकत्ता में तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी थी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई, किंतु मुस्लिम लीग इस आंदोलन से दूरी बनाकर रखा तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो इस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मुसलमानों की अलगाववादी नीति भी स्पष्ट हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतया तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से सफल रहा। इसकी आंशिक सफलता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इसकी सफलता को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार यह समझ गई कि कांग्रेस के सहयोग के बिना संवैधानिक सुधार नहीं किए जा सकते हैं। तो इस आंदोलन के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई भी संवैधानिक सुधार नहीं किया जा सकता है। क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि कांग्रेस के सहयोग के बिना संवैधानिक सुधार लागू नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरा,
यह कि इस आंदोलन ने ही भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा लिखी और राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से कराई। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से लोगों के मन में ब्रिटिश राज का भय समाप्त हो गया और सविनय अवज्ञा के माध्यम से गांधी जी लोकप्रियता की चरम पर पहुंच गए, जन जन के नेता बन गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। अब है गोलमेज सम्मेलन। तो भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देने के भय से ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। और जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बच्चों नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था और संवैधानिक प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए लंदन में केवल एक नहीं बल्कि तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। प्रथम सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, परंतु अन्य राजनीतिक दलों एवं वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तब गांधी जी और कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी, बल्कि विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया था। इसमें कुल 89 यानी 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीयों के अतिरिक्त इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसमें भाग लिया। इसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और सम्मेलन के सदस्यों में वर्गीय हितों को लेकर इतना अधिक मतभेद था कि सम्मेलन किसी सर्वमान्य नतीजे पर नहीं पहुंच सका और असफल हो गया। भारत में संघ की स्थापना का प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सभा की अध्यक्षता की थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, उन्होंने सरकार का उद्देश्य भारत में एक संघ स्थापित करना बताया। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को शामिल करना था। केंद्रीय विधायिका को भारतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी बनाना था। सुरक्षा, विदेशी मामलों और संकटकालीन अधिकारों के अतिरिक्त कार्यकारिणी को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना था। सम्मेलन का यह भी विचार था कि प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता स्थापित करने की व्यवस्था हो तथा अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा हो। सांप्रदायिक प्रश्नों का निपटारा विभिन्न संप्रदायों पर ही छोड़ देने का निश्चय किया गया। तो आप देख रहे हैं बच्चे, समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत को जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास शुरू कर दिया था और सम्मेलन विफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। स्वतंत्रता एवं औपनिवेशिक प्रश्न के स्थान पर सांप्रदायिक प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रश्न को महत्वपूर्ण बना दिया। अंबेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे
और जिन्ना जो कि मुसलमानों के नेता थे। अंबेडकर किसके थे? पिछड़ी जातियों के नेता। और मुसलमानों के नेता जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांग पर बल दे रहे थे, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो सका और प्रथम सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन 1930 विफल रहा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसने भारत को 2 तीखी गोलियां दी। कौन कौन सा? अभिरक्षण और संघराज्य। गोलियों को खाने योग्य बनाने के लिए उन पर उत्तरदायित्व का मीठा मुलम्मा चढ़ा दिया, यानी पॉलिश चढ़ा दिया, पॉलिश कर दिया। कांग्रेस के बहिष्कार ने सम्मेलन को निरर्थक कर दिया। फिर क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाने के पश्चात फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया लंदन में। गांधी इरविन समझौते के बाद 7 सितंबर 1931 को लंदन में, कितने सितंबर? 7 सितंबर 1931 को लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, प्रथम में भाग नहीं लिया था, बल्कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने, नेताओं ने भाग लिया था। यह बात स्मरणीय है बच्चों, याद रखने योग्य है। हायर लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और किस सम्मेलन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायर लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और सम्मेलन में मुख्यतः भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ। इस सम्मेलन को भी वर्गीय एवं सांप्रदायिक हितों की सुरक्षा के प्रश्न ने विफल कर दिया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहा। मैकडोनाल्ड की योजना। तब प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। तो मैकडोनाल्ड ने स्वयं सुधारों की एक योजना पेश की। इसमें संघीय केंद्र और स्वायत्तता, प्रांतों के लिए सीमित स्वायत्तता तथा वित्त, विदेशी व्यापार और युद्ध एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में अंग्रेजी सरकार एवं वायसराय का एकाधिकार स्थापित करने की बात कही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी सांप्रदायिक प्रश्न ही विवाद का कारण बना। सभी अपने अपने वर्गों के हित में लगे थे। गांधी जी ने कांग्रेस को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमाणित करने का प्रयास किया, परंतु उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सम्मेलन विफल हो गया और गांधी जी निराश और दुखी होकर वापस भारत लौटे। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में आयोजित किया गया। यह अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में आयोजित किया गया, यह अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस द्वारा किया गया। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी इसका बहिष्कार किया। तब ब्रिटेन की जो एक लेबर पार्टी थी उसने भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कृत कर दिया।
सम्मेलन में मुख्यतः प्रतिक्रियावादी तत्वों एवं ब्रिटिश राजभक्तों ने ही भाग लिया। सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई तथा वायसराय के अधिकारों को सीमित करने के सुझाव रखे गए, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। फलतः यह सम्मेलन भी विफल हो गया। तीनों सम्मेलनों द्वारा भारत के संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढने का सिर्फ नाटक किया गया। भारतीय सदस्यों की फूट का लाभ सरकार ने उठाया। इसके बाद फिर द्वितीय गांधी जी ने भारत आकर के क्या किया, द्वितीय असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो सरकार द्वारा गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने पर महात्मा गांधी ने पाया कि भारत का राजनीतिक वातावरण और अधिक अशांत हो चुका है। सरकार ने अनेक अधिनियम जारी कर राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कठोर पाबंदी लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में किसानों के गल लगानबंदी आंदोलन एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के आंदोलन को सरकार ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक दबाकर अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने एवं प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सरकार पर समझौते को भंग करने का आरोप लगाया। कौन से समझौते को भंग करने का आरोप लगाया बच्चों? गांधी इरविन समझौते के भंग करने का आरोप कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार पर लगाया गया। लेकिन इरविन के उत्तराधिकारी यानी इरविन के बाद जो भारत का वायसराय बनकर के आए थे, उनका नाम था विलिंगटन। तो विलिंगटन का आपेक्ष था कि जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान ने समझौते को तोड़ा है। दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति विश्वास मिट गया। विलिंगटन राष्ट्रीयता की भावना को कठोरतापूर्वक दबाने लगे। सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ। और गांधी जी ने इन घटनाओं से दुखी होकर के सरकारी दमन को रोकने के लिए वायसराय विलिंगटन से मिलने की अनुमति चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पाई। विवश होकर गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए तैयार हो गए और 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने करबंदी सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ करने का निश्चय कर लिया। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। गांधी जी एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य नेता, जिसमें प्रमुख रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि भी गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई और कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गई। पुलिस के अत्याचार बढ़ गए। जेल में भी राजनीतिक बंदियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। सरकारी दमन को देखते हुए गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, यानी कि अब जनता को इस आंदोलन में भागीदार न बनाकर भाग न लेना पड़े, इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। वो भी कैसा? व्यक्तिगत।
इस बीच सरकार ने दमन के साथ साथ कूटनीतिक चाल भी चली। इसी का परिणाम तृतीय गोलमेज सम्मेलन एवं सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा थी। तो जो ब्रिटिश सरकार ने चाल चली थी वह क्या था बच्चों, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद कांग्रेस का प्रभाव कम करने और वर्ग एवं धर्मगत स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 14 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, जिसे मैकडोनाल्ड निर्णय के नाम से जाना जाता है, मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की। और मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की, जिसमें क्या था कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मैकडोनाल्ड अवार्ड में यह था कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। तो इस सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। अल्पसंख्यकों, जिसमें मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़ी जातियों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन आदि को रखा गया था, के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व क्षेत्र दिया गया। स्त्रियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान, संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा स्थान आरक्षित कर दिए गए। तो यह चाल किसने चली बच्चों? मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय मैकडोनाल्ड, उन्होंने अपना पासा फेंक दिया, यानी भारत के अल्पसंख्यकों के विभाजन का निर्णय सुना दिया। तो गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए। सांप्रदायिक निर्णय से वर्ग विशेष के प्रतिनिधि प्रसन्न हुए, परंतु गांधी जी को बहुत दुख हुआ। अछूतों को हिंदुओं से भिन्न मानकर हिंदू समाज में फूट डालने की नीति से गांधी जी क्षुब्ध हो गए। उन्होंने सरकार से अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त करने की मांग की। सरकार ने गांधी जी की धमकी पर ध्यान नहीं दिया, अतः गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से भारतीय नेताओं में बेचैनी फैली। गांधी जी का उपवास तोड़वाने के लिए नेताओं ने पूना में एक सम्मेलन और समझौता किया, जिसे इस सम्मेलन और समझौते में क्या हुआ कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1932 में पूना में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि के प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक समझौता हुआ। और इस समझौते के अनुसार क्या हुआ कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के अवार्ड में प्रस्तावित किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। समझौते के अनुसार अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गई एवं उन्हें प्रांतीय विधायिकाओं में 71 के स्थान पर 148 स्थान दिए गए, मतलब सीटें बढ़ा दी गई। और उनके लिए सम्मिलित निर्वाचन की भी व्यवस्था हुई। केंद्रीय विधानसभा में उनके लिए 18 स्थान आरक्षित कर दिए गए। अछूतों को स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया तथा उनके समुचित शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति की भी व्यवस्था की गई। गांधी जी ने अपना अनशन भंग किया और सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक निर्णय के एक संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी को इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट में क्या हुआ था बच्चों? 26 सितंबर 1932 को मुंबई के पूना नामक स्थान पर गांधी जी और अल्पसंख्यकों के नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी हरिजनों उद्धार में लग गए।
पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अपना सारा ध्यान हरिजनों के उद्धार की तरफ लगा दिया। हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन कर उन्होंने हरिजनों की दशा सुधारने पर बल दिया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग और अस्पृश्यता समिति के प्रयासों से हरिजनों की स्थिति में सुधार हुआ। मंदिरों के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिए गए। तो यह परिणाम था पूना पैक्ट का। श्वेत पत्र जारी किया गया 1933 में। इस बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद मार्च 1933 में सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा और भारत के लिए एक नए संविधान के निर्माण की व्यवस्था की गई। इसमें वायसराय के अधिकारों में वृद्धि कर दिया गया। यह प्रस्ताव भारतीयों को स्वीकार नहीं था। भारतीयों ने इसका विरोध किया, परंतु सरकार अडिग रही। उसने लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया। वर्ष 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया। और इसके बाद अधिनियम पारित होने के बाद क्या हुआ कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया। और फिर असहयोग आंदोलन की समाप्ति। मई 1932 में गांधी जी जेल से छूटे। उन्होंने कांग्रेस को हरिजनों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने को कहा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सरकार से सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों को जेल से मुक्त करने की मांग की, परंतु सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। वायसराय ने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। फलतः गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा। अगस्त में गांधी जी पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 1 वर्ष के कारावास का दंड मिला और जेल में ही उन्होंने हरिजनों उद्धार एवं रचनात्मक कार्यों की तरफ अपना ध्यान लगाया और जेल में ही उपवास आरंभ किया। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण सरकार को उन्हें समय से पूर्व छोड़ देना पड़ा। आंदोलन की वापसी। जेल से मुक्त होकर गांधी जी ने राजनीति से कट गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान अब कहाँ लगाया? हरिजन उद्धार की तरफ लगा दिया। कांग्रेस के एक वर्ग में फिर से काउंसिल में प्रवेश करने की मांग बढ़ती जा रही थी। स्वराज्य पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा था। स्वराज्य पार्टी 1925 में चित्तरंजन दास मुंशी और मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से गठित हुआ था। 1923 में और 1925 में चित्तरंजन दास मुंशी की मृत्यु के कारण यह पार्टी छिड़ हो गई थी, तो उसको पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया और सरकार का दमन चक्र भी जारी रहा। ऐसी स्थिति में पटना में आयोजित मई 1934 की कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी के सुझाव पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसकी पुष्टि मुंबई अधिवेशन 1934 में कर दी गई और 1934 में होने वाले चुनाव में भाग लेने की तैयारी आरंभ कर दी गई। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने की कड़ी आलोचना की गई। इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी घट गई और कांग्रेस के भीतर भी वामपंथी विचारधारा का अभ्युदय होने लगा। गांधी जी का आंदोलन विफल हो गया। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, परंतु इसी विफलता ने गांधी जी को पुनः नए अस्त्रों के साथ स्वाधीनता संग्राम में उतरने का मौका दिया और इस अंतिम चरण में गांधी की ही विजय हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था आश्वासन दिया गया और 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों को अंग्रेज गवर्नरों की देखरेख में काम करना होता था। तब चुने हुए प्रतिनिधियों को भी
क्या करना होता था? अंग्रेज गवर्नरों की देखरेख में काम करना पड़ता था। और सितंबर 1939 में फिर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और तब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर तथा नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध एक पक्ष का नेतृत्व जर्मनी का तानाशाह हिटलर कर रहा था, दूसरी पक्ष में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका आदि देश थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हिटलर के कट्टर विरोधी थे, ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। यदि युद्ध समाप्ति पर अंग्रेज सरकार भारत को स्वतंत्र कर दे तो कांग्रेस युद्ध में उनका साथ दे सकती है। यह प्रस्ताव गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रखा गया, लेकिन सरकार द्वारा उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब क्या हुआ? युद्ध समाप्ति के उपरांत कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए वर्ष 1940-41 के क्रम में अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। तब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिर से आयोजन प्रारंभ होने लगे, आंदोलन का आयोजन शुरू कर दिया गया और वर्ष 1940 तक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बदल गईं। अब राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बिंदु भारतीय बनाम अंग्रेज नहीं रहा, बल्कि अब यह संघर्ष बिंदु कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार तक विस्तृत हो गया और मार्च 1940 में उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए मुस्लिम लीग, जो 1906 में स्थापित की गई थी ढाका में, मुस्लिम लीग ने कुछ स्वायत्तता की मांग की। इसी समय ब्रिटेन में सर्वदलीय सरकार सत्ता में आई, जिसमें सम्मिलित लेबर पार्टी के सदस्य भारत के समर्थक थे। दूसरी ओर सरकार के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। चर्चिल ने 1942 में अपने मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए भारत भेजा। इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है बच्चों, जो चर्चिल द्वारा सहयोगी भेजा गया था स्टैफर्ड क्रिप्स, उसे इतिहास में क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत आया था, इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। भारत की ओर से क्रिप्स के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस शर्त को नहीं माना और क्रिप्स मिशन विफल हो गया। तो क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था वह भी अब विफल हो गया और वापस लौट गया। इसके बाद गांधी जी ने अंतिम आंदोलन छेड़ा। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। यह गांधी जी का अंतिम सशक्त आंदोलन था बच्चों। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो तीसरा बड़ा आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू किया। आंदोलन प्रारंभ होते ही गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार किए जाने पर युवा वर्ग ने हड़ताल और तोड़-फोड़ की कार्यवाही के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था बच्चों, करो या मरो। तो पहली बार गांधी जी ने संघर्ष का, अब इस आह्वान को आप समझ सकते हैं, करो या मरो। गांधी जी ने इस बार पूरा ठान लिया था कि यदि हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी या तो हम रहेंगे या भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। और कांग्रेस की भूमिगत उनको, गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो
कांग्रेस की भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में जयप्रकाश नारायण जो थे समाजवादी नेता सदस्य सर्वाधिक सक्रिय थे और कई जिलों में पश्चिम में सतारा और पूर्व में मिदनापुर आदि स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक आंदोलन था जिसमें युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने स्कूल कॉलेज छोड़कर के जेल जाना स्वीकार कर लिया। किस आंदोलन के दौरान बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। तो पुनः भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि 1942 में गांधी युद्ध एवं भारत की स्थिति पर नज़र रखते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो गए और भारतीयों में व्याप्त निराशा एवं घबराहट को हटाने के लिए उन्होंने भारतीयों के दिल में यह विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि वह ब्रिटेन पर आश्रित नहीं है। उन्होंने सरकार से भारत छोड़ने और सत्ता भारतीयों को सौंपने की मांग की और तो उसे भारतीय अड्डों से युद्ध के संचालन की अनुमति दी जाएगी। ऐसा गांधी जी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का ब्रिटिश सरकार आश्वासन नहीं देती है तब तक भारतीय अड्डों से युद्ध की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा उन्होंने धमकी दी कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। कांग्रेस के अनेक नेताओं को गांधी की योजना अव्यवहारिक लग रही थी, परंतु 1942 में वर्धा के कांग्रेस महासमिति ने गांधी के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की। संविधान की रचना करते वक्त भारतीय संघ में सम्मिलित इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी के नेतृत्व में अहिंसक एवं व्यापक जन आंदोलन आरंभ करने का निश्चय लिया गया और परिणाम स्वरूप 8 अगस्त की रात्रि में गांधी ने घोषणा की, मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ। अगर हो सके आज ही रात पौ फटने से पहले मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। यह है एक मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, वह है करो या मरो। तो गांधी जी ने एकाएक यह निर्णय लिया था बच्चों और जनता से अपील किया था, क्या कहा था? करो या मरो, हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाता देखने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन की व्यापकता 9 अगस्त की सुबह के पूर्व ही गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता अनियंत्रित हो गई और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए, हड़तालें की गई, नेताओं की रिहाई की मांग की गई। आंदोलन के व्यापक रूप धारण करने से आंदोलन में छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। किसान, मजदूर, सामान्य जन भी इसमें शामिल हो गए और कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलन में यह सबसे बड़ा आंदोलन था। सरकार ने इसे दबाने के लिए आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। इससे क्रोध और भड़क उठा। अनेक स्थानों में अंग्रेजों की हत्याएं हुई, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया, उन्हें आग की भेंट चढ़ा दी गई। अनेक जगहों पर अंग्रेजी शासन समाप्त कर समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गई। ब्रिटिश सरकार का नाम निशान कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के अन्य भागों से समाप्त हो गया। और फिर उधर क्या हुआ कि सरकार ने आंदोलन का दमन शुरू कर दिया। विद्रोह के दमन के लिए सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी। बच्चों, इतना तीव्र विद्रोह इस बार हुआ कि आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को
सेना की मदद लेनी पड़ी, गोलियों की बौछार की गई, कहीं कहीं हवाई जहाज से मशीन गनों द्वारा गोलियां चलाई गई और बम बरसाए गए। हजारों व्यक्ति जेलों में बंद कर दिए गए, गांव में सामूहिक जुर्माना लगाया गया, प्रेस पर पाबंदी लगाई गई। उस स्थिति का वर्णन करते हुए एक इतिहासकार लिखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों ने आक्रोश भरी चुनौती के रूप में जो कार्यवाही शुरू की वह बढ़कर एक आंदोलन में बदल गई और फिर आंदोलन ने विद्रोह का रूप लिया। सरकार ने अपना गुस्सा दिखाया और आतंक और जोर जुल्म की बागडोर ढीली कर दी गई। देश एक पुलिस राज्य में बदल गया। पुलिस और सेना की गोलियों से 10,000 से अधिक लोगों की मार डालने के बाद देश में 1857 ईस्वी के बाद इतना भयंकर और देशव्यापी दमन नहीं हुआ था। तो लीग का आंदोलन से अलग रहना, इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया। आंदोलन का महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन को क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व जो है वह यह है कि 42 में जयप्रकाश नारायण ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है बच्चों की 42 में लड़ाई ने जनक्रांति का रूप लिया। अंग्रेजी राज्य का किला जो अब तक इतना सुदृढ़ और दुर्भेद्य दिख रहा था अकस्मात टूटने लगा। कहीं दीवार टूटी तो कहीं कंगूरा, कहीं कुछ पाए तो कहीं मेहराब। जनता ने समझ लिया कि यह बालू की भीतों का बना हुआ किला है और उनसे सीख लिया उन भीतों को ढहा देने का एक नया तरीका। यह आंदोलन गांधी के अन्य आंदोलनों से भिन्न था। इस आंदोलन ने भारत के कुछ भागों में बाद में किसान आंदोलन के रूप में ले लिया। बिहार और संयुक्त प्रांत में किसान सभा द्वारा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। गांधी का कार्यक्रम पूर्णतः वैधानिक था। हड़ताल करना, लोगों को स्वतंत्र नागरिक घोषित करना, विधानमंडलों से त्याग पत्र देना, शिक्षण संस्थाओं का त्याग करना इत्यादि। परंतु आंदोलन गांधी की योजना अनुसार नहीं अपितु आंध्र सर्कुलर के आधार पर चला, जिसमें विध्वंसात्मक कार्यवाहियों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया गया। बड़े नगरों से आरंभ होकर आंदोलन गांव-गांव में फैल गया। इस आंदोलन में हिंसा के बावजूद राष्ट्रीय भावना प्रमुख बनी रही। इसने सामाजिक क्रांति का रूप ले लिया। तो इस प्रकार जो है यह आंदोलन भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। और 1946 में फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन में वर्ष 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत की स्वतंत्रता की पक्षधर थी। इसी समय वायसराय लॉर्ड बेबल द्वारा कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के बीच बैठकों का आयोजन शिमला में किया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1946 तक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया। इसी वर्ष प्रारंभ में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव संपन्न हुए। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कांग्रेस की सफलता मिली। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने प्रांतों को सीमित स्वायत्तता देने की एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव पारित कर लिया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रांतों की स्वायत्तता का परंतु मिशन का यह प्रयास असफल रहा। कैबिनेट मिशन की वार्ता असफल होने के पश्चात जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया और लीग की मांग से समर्थन में आयोजित कलकत्ता, ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत पंजाब में संघर्ष प्रारंभ हो गया। सीधी कार्यवाही के दौरान बहुत सारे हिंदुओं का यहाँ पर सरेआम कत्ल कर दिया गया था। बच्चों, बंगाल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और माउंटबेटन द्वारा एक अंतिम प्रयास के रूप में वार्ताओं का दौर प्रारंभ हुआ। माउंटबेटन वार्ता इस समय में विफल होने पर ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी गई और यह स्वतंत्रता भारत विभाजन के साथ माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत का विभाजन तय कर लिया गया और 15 अगस्त का दिन औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण के लिए तय किया गया। 15 अगस्त 1947 और इस दिन भारत के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित किया। तो बच्चों, इस प्रकार
लंबे संघर्ष के पश्चात, लंबे आंदोलन के पश्चात हमारा देश एक दुखद दुर्घटना के साथ आज़ाद हुआ, यानी देश दो भागों में बट गया। और यह योजना माउंटबेटन योजना के द्वारा जो विभाजन की योजना बनी थी वह माउंटबेटन योजना के द्वारा हुई, यानी भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। और संविधान अंत में जब भारत विभाजन के साथ स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान सभा द्वारा ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित किया गया। अब हम लोग अगले वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, पढ़ेंगे, भूमिका के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, अलविदा।